हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक जो सेक्टर है, जो है डेटा सेंटर को बिल्ड करना। एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बनाना चाहते हैं इजी बाय यूजिंग बाय टेकिंग इनसाइट फ्रॉम अस, हमसे इनसाइट लेने के बाद इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो अभी हम चलते हैं। आज हम जो एनालाइज करेंगे उस सेक्टर का नाम है डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, उसी का पार्ट है, उसी का एक तरह से सब सेक्टर या सब डोमेन हम कह सकते हैं। तो इस ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों आता है? क्योंकि जो भी डेटा सेंटर हम बनाते हैं उस डेटा सेंटर को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, पूरा सर्वर फार्म बनाना पड़ता है, सर्वर फार्म। उसमें उस उन सर्वर्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है, उनको कोल्ड करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए वाटर एंड अदर जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो पूरा एक तरह से कंस्ट्रक्शन का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही आता है। तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। यहाँ पर इसमें आर्टिकल में प्रोजेक्ट किया गया है कि ग्लोबल जाइंट्स में आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, वो और इंडिया के जो लोकल प्लेयर्स हैं जैसे रिलायंस है, टीसीएस है और एल एंड टी, वो लगभग 50 बिलियन जो डॉलर हैं उतना रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं डेटा सेंटर सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में। एंड इससे जिससे कि वो बिल्ड करेंगे एंड बिजनेस अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करेंगे, उसमें ऐड करेंगे डेटा सेंटर को भी। तो इसमें जो जाइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, गूगल है, AWS है, रिलायंस है, एंड इसमें एल एंड टी भी है, जिसकी मैं कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बना चुका हूँ अभी अपने चैनल पर। तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म है JJL, उसने एस्टिमेट करा है कि 35 से 50 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स जो है इस डेटा सेंटर वाले एक तरह से सेक्टर में इन्वेस्ट होने वाले हैं। एंड सेपरेटली जो जेफरीज है उसने प्रोजेक्ट करा है कि इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जो कि 8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी 2030 में, ड्रिवन बाई द सर्जिंग AI ट्रैफिक। मतलब हम सबको पता है कि इंडिया जो है एक तरह से बहुत बड़ा यूज़र है हर चीज़ का, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो AI हो। चैट जीपीटी का भी USA के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं वो इंडिया के हैं। एंड चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या जो भी कोई भी AI मॉडल है, उनको चलाने के लिए हमें डेटा सेंटर चाहिए होते हैं, क्योंकि सारा डेटा जो है आप जो भी टाइप करते हैं वो एक सर्वर पर जाता है, वो सर्वर उसको प्रोसेस करता है, देन आपको आंसर देता है। एंड उस सब चीज़ों को करने के लिए डेटा सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में आज हम जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अनंतराज। अनंतराज इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर की ही कंपनी है। बट इसका हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एंड ये जो है हम देख सकते हैं कि इट इज़ प्राइमरी इंगेज इन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ IT पार्क्स, हॉस्पिटलिटी, SES का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह। एंड अभी इसने जो है अभी जो हम डेटा सेंटर यहाँ पर अगर हम देखें और ज़्यादा डिटेल में आने के बाद, डेटा सेंटर में इसके पास अभी जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल जो लोड ये हैंडल कर रही है, वो लगभग 22 मेगावाट का है। लेकिन इसका एम है कि अगले 5 से 6 साल यानी कि 2030 तक लगभग ये उस 22 मेगावाट की जो इसकी कैपेसिटी है उसको 307 मेगावाट करेगी, यानी कि लगभग 15 टाइम्स या 14 टाइम्स, लगभग 14 टाइम्स यहाँ से करेगी। तो यहाँ से जब ये कैपेसिटी को 14 टाइम्स करेगी तो ऑब्वियसली इसका बिजनेस भी ग्रो होगा, वहाँ से मनी भी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, वहाँ से जॉब्स भी जनरेट होंगी, वहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं अनंतराज की, तो देख सकते हैं, पहले तो पीयर्स में आ जाते हैं। एंड पीयर्स में आके हम देखते हैं कि पीयर्स में जो PE रेशियो है वो पूरे इस रियलिटी सेक्टर का है 30.82, लगभग 31 है। एंड अनंतराज का जो PE रेशियो है वो 34 है। एंड यहाँ पर अगर हम रियलिटी में ROC एंड ROE देखें तो ROC यहाँ पर लगभग 8 है, 8% मीडियन ROC। एंड जो ROE है वो लगभग 6.65% है। एंड यहाँ पर अनंतराज का वो मीडियन से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे हैं।
एंड यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट्स की बात करें तो अभी जो दिसंबर 2025 का रिजल्ट आया है अनंतराज का, इसमें देख सकते हैं जो इसकी सेल्स आई हैं वो 642 करोड़ आई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आई हैं दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में, जो कि 535 थी। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट 110 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर 144 करोड़ हो गया है। एंड ईपीएस भी 4.01 हो गया है, जो कि 3.23 था दिसंबर 2024 में। तो इसमें क्वार्टरली बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर ऑल टाइम हाई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, सेल्स ऑल टाइम हाई है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें मार्च 2025 का जो नेट प्रॉफिट था वो 426 करोड़ था। एंड अभी भी टीटीएम का भी जो प्रॉफिट है वो लगभग वो ऑल टाइम हाई है, 527 करोड़ है। एंड सेल्स भी टीटीएम में ऑल टाइम हाई है। अभी Q4 का रिजल्ट आना बाकी है। और यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का डेटा भी एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है कंपनी में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर एक्सीलेंट दिख रही है। स्टॉक प्राइस अगर हम देखें तो पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में इसमें काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 साल से ये शेयर -38% यानी कि काफ़ी नीचे आ चुका है। तो क्यों आ चुका है, अब चलते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो लगभग 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी 2025 में बनाया था। उसके बाद से इसने गिरना स्टार्ट करा। ये गिरावट इसमें केवल एक न्यूज़ की वजह से आई थी। जो चाइना ने अपना डीप सीक एआई मॉडल लॉन्च करा था, तो वो उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी को काफ़ी सारे एलिगेशन लगते हैं ऐसे कि उन्होंने कुछ अमेरिका और अदर्स कंट्रीज़ का डेटा को चुरा कर उसको काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी इकोनॉमिकली, एक तरह से चीप, कम पैसे में काफ़ी अच्छा मॉडल बना लिया था। एंड उसके बाद ही इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, जो अपने टॉप से ये गिरा। इसने अपने टॉप से जो इसमें गिरावट आई है वो लगभग आई थी 60%, लगभग 60% की गिरावट आई। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। देन यहाँ पर ये 200 EMA के आसपास कंसोलिडेट करता गया। एंड अभी इसका जो सपोर्ट जोन है वो 500 के लेवल पर है, और अभी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अपने EMA क्लस्टर का इसने यहाँ पर एक इसको अगर जूम आउट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने एक हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न तो बनाया था, जो कि एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। एंड EMA क्लस्टर के ऊपर जाकर ये बैठने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अभी मार्केट में भी जो पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गिरावट आई है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अभी ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट में है। अगर ये यहाँ से गिरता है, ये इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो हो सकता है ये और ज़्यादा गिर जाए। अपने जो इसने ये लो बनाया था, जो इसका 377 का लो है, उससे भी नीचे चला जाए। तो अभी तो इसमें बिल्कुल भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड अगर हम देखें तो इसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये अपने EMA क्लस्टर के ऊपर जाए। एंड जो इसका यहाँ पर एक सपोर्ट है, जो कि इसने यहाँ पर एक बाउंस बैक देकर थोड़ा सा रिवर्सल देने की कोशिश की थी। एंड यहाँ से 750 के लेवल से लगभग ये रिजेक्ट हुआ। एंड यहाँ पर आके इसने बेस बनाया 650 के लेवल पर। तो 650 और 655 का जो ये लेवल है, अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है एंड हायर लो बनाता है एंड इसके ऊपर जाकर बैठता है एंड या फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम 650 जो हमारा ये लेवल है 650 का, इसका स्टॉप लॉस लेकर देन इसको इसकी रैली को राइड कर सकते हैं, इसके ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। इसमें जस्ट जो पॉजिटिव बात है इसमें कि ये जब भी रैली देता है तो ये काफ़ी अच्छी रैली दे देता है। कुछ ही टाइम में कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने रैली दी तो एकदम काफ़ी अच्छा रनअप दे देता है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है वो 650 के लेवल के ब्रेकआउट आने के बाद मिल सकती है। अभी इस शेयर को हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे, लेकिन डेटा सेंटर के बारे में इसलिए बताना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि ये एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बजट 2026 में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट आ रहा हो पसंद, मेरी वीडियो आ रही हो पसंद, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।